Hello, once again, I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत हम लोग अभी यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 में हमने अभी टॉपिक नंबर 1 से लेके सब टॉपिक नंबर 3 तक कवर कर लिया है। सो आज हम करेंगे सब टॉपिक नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और करिकुलम को बनाने के बेसिस क्या होते हैं अगर करिकुलम बनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि भाई करिकुलम जो होता है उसको क्रिटिकली इवेलुएट कैसे करते हैं, कि भाई उसमें जो कमी होती है तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ताकि हम नया करिकुलम बना सकें। तो ये सब टॉपिक नंबर 4 में आपका सब टॉपिक नंबर 6 भी कवर हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये दोनों आपके इसी पर्टिकुलर लेक्चर से कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो ये है सब टॉपिक नंबर 4, करिकुलम रिफॉर्म्स एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन। ठीक है, सो ये हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। अर्थात अगर हम हिंदी में कहें तो जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन मींस केयरफुली चेकिंग द स्कूल सिलेबस टू फाइंड द गुड पॉइंट्स, ठीक है, द बैड पॉइंट्स, वीकनेसेस। तो कोई भी चीज को हम क्रिटिकली जब इवैल्यूएट करते हैं, वो भले ही स्कूल का करिकुलम हो या कोई भी और चीज हो, एक्स वाई जेड। यहाँ हम करिकुलम पढ़ रहे हैं इसलिए करिकुलम के बारे में बात करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि भाई जो स्कूल का जो सिलेबस है उसको पर्टिकुलर कमिटीज, एजुकेशन जो साइंटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसको व्यू करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करते हैं और उसमें अच्छी पॉइंट्स क्या है, अच्छी बातें क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो फाइंड आउट करते हैं। और बैड पॉइंट्स क्या है उसमें, वो उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर चेक्स अवर बॉडी टू फाइंड डिसीजेस, एजुकेशन एक्सपर्ट्स चेक द करिकुलम टू क्योर इट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्यों, टाइम टू टाइम देखिए, जैसे डॉक्टर हमारी बॉडी को चेक करता है, ठीक है, वैसे ही करिकुलम को चेक करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, शिक्षा विशेषज्ञ। क्यों, क्या होता है कि कोई भी करिकुलम मान लीजिए आज डिजाइन किया है तो हो सकता है वो आने वाले 15-20 सालों में इररेलेवेंट हो जाए। तो जो शिक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसे रिव्यू करते हैं डॉक्टर बन के, उसमें क्या कमियां हैं वो उसे देखते हैं और आगे नया करिकुलम डिजाइन करते हैं। तो ये जो कमियां निकालना, देखना है, इसे ही हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन कहते हैं। सो इट इज अ नेसेसरी प्रोसेस टू एंश्योर दैट द एजुकेशन इज एक्चुअली यूजफुल फॉर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है ये सुनिश्चित करता है कि जो शिक्षा वास्तव में समाज की बदलती जरूरतों के लिए उपयोगी है कि नहीं। तो करिकुलम उसी तरह से डिजाइन करें हम, अगर वो बेकार हो चुकी है तो हम उसे डिस्कार्ड कर दें और नई पॉलिसी, नया करिकुलम डिजाइन करें हम। इसका बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। इफ अ साइंस बुक टीचेस अबाउट कंप्यूटर्स यूजिंग अ 20-year old मॉडल, इवेल्युएटिंग इट विल शो दैट द बुक नीड्स एन अर्जेंट अपडेट। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम काफी सारी किताबें पढ़ते हैं आज कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें बहुत बेसिक चीजें दी हुई होती हैं जो 20 साल पहले के मॉडल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो वो आज इररेलेवेंट है क्योंकि आज एआई का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है। इसलिए करिकुलम को क्रिटिकली इवेलुएट किया जाएगा और उसे चेंज किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर करिकुलम में कोई कमियां हैं, कोई दोष हैं, ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जा रहा है उसका, तभी किया जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ दोष हैं। तो वो क्या दोष हो सकते हैं करिकुलम में, एक पाठ्यक्रम में, वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल सा इंफोग्राफिक है, इसमें अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे तो एक करिकुलम में क्या खामियां हो सकती हैं। वो ज्यादा एग्जाम डोमिनेटेड हो, ठीक है, कि सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड फोकस हो उसका, बुकिश हो करिकुलम, ठीक है, वो रोड लर्निंग या रट्टा मारने वाली चीजों को बढ़ावा देता हो, ठीक है, रिजिड हो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो करिकुलम में ये खामियां हो सकती हैं या होती हैं। narrowly conceived and exam dominated। ठीक है, the curriculum only focuses on passing exam and getting marks। the real ability of a child is judged only by exam scores causing high stress। तो करिकुलम जो है इसमें पहली कमी यही होती है कि ये सिर्फ एग्जाम पे फोकस करता है कि है ना, बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया, उसके मार्क्स आ गए, ठीक है, बस उसके अलावा उसके स्कोर्स के बेसिस पे ही उसकी एबिलिटी जज की जाती है और ये बच्चों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस का कारण बन जाती है। आपने देखा होगा बच्चे जिनके 90% आते हैं वो भी स्ट्रेस्ड रहते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे 95 क्यों नहीं आए, क्योंकि ये पुराने करिकुलम की खामी है। ये एग्जाम डोमिनेटेड है, ठीक है, और ये मार्क्स पे ही बच्चे को जज करता है। दूसरी खामी क्या है हम देख लेते हैं। एम्फेसिस ऑन मेमोरी रोड लर्निंग, रटने पे ज्यादा जोर। इट फोर्सेस स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फैक्ट्स विदाउट गेनिंग रियल फर्स्ट हैंड नॉलेज। तो जो पुराना करिकुलम है ये बच्चों को जोर देता है कि वो चीजें रटें, रटेंगे तभी मार्क्स आएंगे, और उन्हें रियल लाइफ कोई भी नॉलेज इससे गेन नहीं होती है, वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं। अगला जो कमी है वो देख लेते हैं। इट इज बुकिश एंड मैकेनिकल, स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट टू थिंक बियॉन्ड देयर प्रिंटेड टेक्स्ट बुक।
कि भाई ये जो करिकुलम होता है ये इतना एग्जाम डोमिनेटेड है, इतना मार्क्स डोमिनेटेड है कि बच्चे बस रटते ही रह जाते हैं, मार्क्स लाने में इतना बिजी रह जाते हैं कि वो अपनी टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। आजकल तो ये स्ट्रेस और भी ज्यादा हो गया, बच्चों को पूछें वो क्या आउटडोर गेम खेलते हैं, कुछ नहीं, एग्जाम्स में इतना बिजी रहते हैं बच्चे आजकल। अगली क्या कमी है करिकुलम की? नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ। ठीक है, वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। इट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न आउटसाइड वर्ल्ड। कि जो पुराना करिकुलम है ये छात्रों को आधुनिक बाहरी दुनिया की व्यवहारिक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करता है। बच्चे इतना किताबी कीड़ा बन जाते हैं, मार्क्स पे इतना फोकस करते हैं कि आगे चल के उनकी बाकी चीजें बहुत इंपैक्ट होती हैं। इसलिए देखा होगा जो ज्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो सोशली थोड़ा सा बात नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं, इतनी बनती नहीं है उनसे किसी की, क्योंकि जो रियल लाइफ चीजें हैं, सोशली आपको कैसे डील करना है चीजों को, ये सब सिखाई ही नहीं जाती हैं। ठीक है, अगली क्या कमी है? कि जो करिकुलम है वो रिजिड एंड ओवर क्राउडेड है। द सिलेबस इज कंप्लीटली स्टफ्ड विद मल्टीपल हैवी सब्जेक्ट्स एंड इट इग्नोर्स द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। कि जो हमारा पुराना करिकुलम है उसमें बस मल्टीपल सब्जेक्ट्स भर दिए गए हैं। बच्चे को भले ही पसंद हो या ना पसंद हो, उसके इंटरेस्ट का क्या सब्जेक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सबको बायो पढ़नी पड़ेगी, भले ही बच्चे को किसी और चीज में इंटरेस्ट है, फिर भी फोर्सफुली उसे इतने सब्जेक्ट भर दिए गए हैं कि वो उसे जबरदस्ती पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसा कि हम 10th तक देखते ही हैं सभी। अगली क्या खामी है? इट लैक ऑफ वोकेशनल एंड डिजिटल स्किल्स। सॉरी। The old curriculum does not give practical industry training, making it hard for youths to find job. आपने देखा होगा भारत में इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने के बावजूद, इतने बीएससी बीए कॉलेजेस होने के बावजूद भी जॉब्स नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है आज के टाइम पे, तो बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो करिकुलम है ये रियल वर्ल्ड के लिए कोई आपके अंदर स्किल्स ही डेवलप नहीं कराता है। आप बस किताबें पढ़ते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, और जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं आपके पास कोई स्किल ही नहीं होती है, कोई बेसिक चीज आपको नहीं आती है। तो ये इसलिए देखा होगा आपने कि काफी बच्चे आईटीआई करते हैं, क्योंकि आईटीआई में आपको प्रैक्टिकली कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो ये भी एक पुराने करिकुलम की खामी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज में खामी है तो उसमें रिफॉर्म भी लाया जाएगा। ठीक है, रिफॉर्म सुधार, पाठ्यक्रम सुधार। तो पाठ्यक्रम में सुधार लाने का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू रीशेप, रिकॉन्फिगर और मेक डिजायरेबल इंप्रूवमेंट्स टू फिक्स द डिफेक्ट्स। सुधार का अर्थ है दोषों को ठीक करने के लिए नया रूप देना, फिर से तैयार करना। ठीक है, कि भाई जो भी पुरानी चीजें थी हमने क्रिटिकली इवेलुएट किया, ठीक है, उसकी कमियां देखी और उसमें फिर चेंजेस लाए। आने वाली जो जरूरतें हैं जॉब मार्केट की, समाज की, टेक्नोलॉजी की, उसके हिसाब से हमने करिकुलम को रिफॉर्म किया। ठीक है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो करिकुलम डिजाइन करते हैं उनका ये सुझाव रहता है कि करिकुलम जो हम डिजाइन करेंगे नया, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, लर्निंग बाय डूइंग आउटसाइड द क्लासरूम, डिजिटल एजुकेशन, मास्टरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू मेक द करिकुलम बेटर। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं एजुकेशन के, उनका ये कहना होता है कि जो नया करिकुलम डिजाइन हो उसमें क्लासरूम के बाहर बच्चे चीजें सीखें, बच्चे डिजिटल एजुकेशन सीखें, कि जो आजकल टेक्नोलॉजी है अपनी कंप्यूटर की है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये चीजें सीखें बच्चे, बच्चे पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, ये सब चीजें सीखें। इसी से करिकुलम बेटर होगा। तो ये रिफॉर्म का मतलब होता है कि भाई अगर कोई चीज में कमी है तो रिफॉर्म हम करेंगे, और ये रिफॉर्म होते हैं। तो अब रिफॉर्म की भी बात हो गई, तो अब ऐसी तो बात है नहीं कि रिफॉर्म के बारे में आज ही बात हो रही है और अभी पहली बार ही रिफॉर्म होने जा रहे हैं। हमेशा पास्ट में, हिस्ट्री में रिफॉर्म्स होते रहे, हर देश के होते हैं। तो हम भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ठीक है, वी मस्ट लुक एट हाउ थ्री मेजर नेशनल फ्रेमवर्क्स ट्राई टू फिक्स दीज डिफेक्ट्स ओवर द इयर्स। कि अभी जो हमने ऊपर सारे जो कमियां देखी, डिफेक्ट्स देखे करिकुलम में, ठीक है, वो सारे ओवर द इयर्स अलग अलग जो हमारे रिफॉर्म कमिटीज बनी है इंडिया में, उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो वो क्या क्या रिफॉर्म कमिटी से देख लीजिए एक बार शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोशिश की गई थी आजादी के कुछ वक्त बाद 1952-53 में। तब क्या आया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसने कुछ सुझाव दिए थे, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे चल के एनसीएफ 2005, कितना लेट ये रिफॉर्म हुआ है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, फिर कुछ सुधार हुए पढ़ाई में। और अभी रिसेंटली आप सबने सुना होगा एनईपी 2020, यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी अभी रिसेंट है, इसके बाद अभी कोई पॉलिसी नहीं आई है। तो चलिए हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सो रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसने सबसे पहले क्या बात की थी? द हार्श ट्रुथ, कड़वा सच। दिस कमीशन क्लियरली पॉइंटेड आउट दैट द एग्जिस्टिंग करिकुलम वाज नैरो, बुकिश एंड थियोरेटिकल। इसने भी ये बात कही थी कि जो 1952 से पहले का करिकुलम था, जो पढ़ाई हो रही थी, वो बहुत ही ज्यादा नैरो थी, ठीक है, संकीर्ण थी, बुकिश थी, कि उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान लिखा हुआ था, थियोरेटिकल थी, थियोरी से चीजें भरी हुई थी, किताबी और
सिद्धांत भरे हुए थे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड से हमें कैसे चीजें डील करनी है ये उसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ था। और भारत को उस वक्त काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि भारत जस्ट आजाद हुआ था, तो भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी नए शिक्षा के जो सुधार लाने की, ताकि देश आगे अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। तो जो सेकंड मतलब पॉइंट था हमारे इस एजुकेशन कमीशन का, वो ये कहना था कि जो हमारा करिकुलम है इट इज आउट ऑफ ट्यून विथ लाइफ। दे क्रिटिसाइज द करिकुलम बाय सेइंग इट इज आउट ऑफ ट्यून विथ लाइफ एंड फेल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। कि वो जो पाठ्यक्रम था 1952 से पहले तक का, वो बच्चों को लाइफ के लिए तैयार ही नहीं करता है, जीवन की धुन से बाहर है, और छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने में विफल है, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश एजुकेशन की चीजें हम फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए वो जो हमारा करिकुलम था, वो अच्छे नागरिक तैयार ही नहीं कर पा रहा था जो देश का विकास कर सके, और देश को उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये भी एक फाइंडिंग थी। नेक्स्ट क्या फाइंडिंग थी उसकी, कमीशन की, कि ब्रेकिंग दी वॉल्स। ठीक है, द कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट द सब्जेक्ट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिक्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ऑल सब्जेक्ट्स मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर एंड टच द रियल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उससे पहले पढ़ाई कैसे की जाती थी कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी से उसको बिल्कुल भी लिंक नहीं किया जाता था, ज्योग्राफी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट माना जाता था। तो इस कमीशन ने ये सिफारिश रखी या ये रिकमेंडेशन दिया कि कोई भी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उन्हें हम अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कि जैसे इतिहास है और भूगोल है, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पे जम्मू कश्मीर हम ले लेते हैं, जम्मू कश्मीर में पहाड़ है, बर्फ है, टेम्परेचर इतना ज्यादा कम होता है, इसलिए देखिए ये हमेशा से बड़ी ही विवादित भूमि रही है। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे हमेशा झगड़े रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश इस पे इजीली कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी ऐसी है, और इसकी ज्योग्राफी इसकी हिस्ट्री डिसाइड करती है। तो ये कमीशन ने यही रिकमेंडेशन दी कि सब्जेक्ट्स को अलग अलग ना पढ़ा जाए, उन्हें मिल के पढ़ा जाए, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। ठीक है, अब इसमें क्या कहना था कि भाई जो न्यू विजन फॉर थिंकिंग, सोचने का नया दृष्टिकोण डेवलप करना होगा हमें। कैसे? एनसीएफ 2005 स्टेटेड दैट द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स इज द मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। इन दिस मीन्स चिल्ड्रन शुड लर्न टू थिंक लॉजिकली एंड रीजन प्रॉपरली इन एनी रियल लाइफ सिचुएशन। तो इनका ये कहना था कि भाई इस तरह का करिकुलम डिजाइन किया जाए कि जो बच्चा है ना, उसमें लॉजिकल रीजनिंग ये सब चीजें डेवलप हो, बच्चा खुद की सोचने की शक्ति को विकसित कर सके। क्यों अभी तक भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया था कि अभी भी बच्चे वही बुकिश चीजें पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, खुद का ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा करिकुलम डिजाइन किया जाए कि बच्चों की खुद की सोचने की इंडिपेंडेंट रीजनिंग और थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, ये देखिए दिमाग बना हुआ है बच्चे का, और यहाँ पे ये अंदर इसमें रीजनिंग। ठीक है, इन्फोग्राफिक जस्ट आप याद रख सकें ताकि। तो उसके बाद अब इनका क्या कहना था, दूसरा इनका रिकमेंडेशन क्या था कि करिकुलम में चाइल्ड साइकोलॉजी कम्स फर्स्ट, बाल मनोविज्ञान सबसे पहले आता है। एट द एलिमेंट्री स्टेज एजुकेशन शुड बी गाइडेड मोर बाय द लॉजिक ऑफ चिल्ड्रंस साइकोलॉजी रेदर देन द स्ट्रिक्ट लॉजिक ऑफ द सब्जेक्ट। इनका ये मानना था, इस ये 2005 वाली जो पॉलिसी था, इसमें जो हमारे एजुकेशन साइंटिस्ट बैठे थे, कि भाई पहले जो करिकुलम डिजाइन होता था उसमें सब्जेक्ट का ध्यान रखा जाता था कि भाई ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, इसके ये सिद्धांत हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ये पढ़नी है चीजें। ठीक है, बट इनका ये कहना था कि ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये चाइल्ड को, बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन होना चाहिए। कि भाई बच्चा है, इसकी ये एज है, इस क्लास में है ये, तो इसकी उम्र के हिसाब से ये इतनी हिस्ट्री पढ़ सकता है, ऐसी हिस्ट्री पढ़ सकता है। तो इस तरह से बच्चे को केंद्र में लेकर आपको करिकुलम डिजाइन करना है, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अब अगली क्या रिकमेंडेशन थी, कनेक्टिंग नॉलेज, ज्ञान को जोड़ना। इट फोकस्ड ऑन मेकिंग कनेक्शंस एक्सप्लिसिट, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग मैथमेटिक्स इन फिजिकल एंड सोशल साइंसेस टू इंस्पायर स्टूडेंट्स। अब जैसे इससे पहले का जो कमीशन था उसने क्या बताया था, जो 1952 में आया था, कि हमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं पढ़ना है, साथ में पढ़ना है। तो इसने उस चीज को और ज्यादा आगे एडवांस लेवल पे बताया कि जैसे मैथ्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारी चीजों को आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में भी इंक्लूड करना है, और चीजों को एडवांस लेके जाना है। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स आप बीए में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स में मैथ्स बहुत ज्यादा हैवीली इस्तेमाल होती है। तो इनका यही कहना था कि नॉलेज को जोड़ा जाए, मैथ्स को, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, सोशल साइंसेस के साथ जोड़ा जाए। तो ये इसकी हमारी रिकमेंडेशन थी। तब 2005 के बाद अभी जो रिसेंटली सबसे लेटेस्ट करिकुलम को लेके जो पॉलिसी आई है, वो है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा एनईपी 2020। तो इसने क्या सजेशंस दिए हम देख लेते हैं। अ ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर, बिल्कुल नई संरचना। इट कंप्लीटली चेंज द ओल्ड सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू 5+3+3+4 ईयर स्ट्रक्चर टू सपोर्ट चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो अभी तक आपने देखा होगा, हम जहां पे भी जाते थे ना, बोला जाता था 10+2 किया है क्या आपने,
ठीक है, 10th पास हो या 10+2 किया हुआ है, तो ये ऐसा इसका मतलब होता था कि बच्चे ने 10वीं कर ली है और +2 यानी 12th कर लिया है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये अलग अलग स्टेजेस में बांट देती है एजुकेशन को, कि बच्चा जो 3 से 8 साल का होगा ना, ठीक है, उसके 5 साल फाउंडेशन में जाएंगे, ठीक है, 3 साल उसके प्रिपरेटरी स्टेज में जाएंगे जब बच्चा 8 से 11 साल का होगा, और उसके बाद बच्चा जो मिडिल एज में आएगा 11 से 14, उसमें 3 साल जाएंगे उसके, और उसके बाद फिर बच्चे के 4 साल जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं, तो शुरू में बच्चा हमारा प्री स्कूल में जाता है, तो प्री स्कूल से लेके और उसके बाद उसको फर्स्ट टू सेकंड, फिर उसके बाद अपना 3rd से 5th क्लास तक, फिर 6th क्लास से 8th क्लास तक, और ये जो लास्ट का जो 4 इयर्स है, इसका मतलब है कि 9th to 12th एक जगह है। ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाएगा। पहले था सिर्फ 10+2, और अब इस तरह से है कि प्री स्कूल से लेके बच्चा दूसरी तक क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इस तरह से लेके 9th to 12th, ये बताता है एनईपी, एक स्ट्रक्चर दिया है इसने। ठीक है, और क्या बताता है ये, मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। देखो, रोट लर्निंग की बात 1952 से हो रही है, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। द बिगेस्ट रिफॉर्म इज मूविंग द एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग इन अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग। तो भाई ये भी यही बोलता है कि भाई जितना हो सके बच्चों को रटने से दूर ले जाया जाए, मार्क्स से रिलेटेड नहीं, बच्चों को रियल वर्ल्ड चीजें सिखाई जाए, और रटने की चीजों को कम से कम बताया जाए क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है एनईपी का, रिड्यूसिंग द बर्डन, बोझ कम करना। करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड टू इट्स कोर एसेंशियल्स टू मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी एंड डिस्कशन। कि भाई जितना हो सकेगा कंटेंट, बच्चा अगर क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, तो जो कोर एकदम बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं कोई भी, वही बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, और फिर बच्चे पे छोड़ दिया जाएगा कि वो कैसे अपनी सोच का इस्तेमाल करके नई चीजें सीखता है, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करता है, आलोचनात्मक सोच अपनी डिस्कवर करता है। कम से कम कंटेंट हम करेंगे, ठीक है, द कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट इसका क्या सजेशन है, 21st century स्किल्स, 21वीं सदी के कौशल। द एम इज नॉट जस्ट पासिंग एग्जाम्स बट बिल्डिंग अ चाइल्ड्स कैरेक्टर एंड क्रिएटिंग वेल राउंडेड इंडिविजुअल इक्विप्ड विद द की 21st century स्किल्स। तो देखिए, पहले भी हमने देखा जो कमीशन थे वो क्या कह रहे थे, कि इस तरह का करिकुलम बनाए जो जॉब दिलाए, ठीक है, जो लेटेस्ट जो मार्केट में रिक्वायरमेंट्स है, स्किल्स डेवलप हो। तो ये भी वही कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 21वीं सदी में जो रिक्वायरमेंट है जॉब मार्केट की, उसके हिसाब से चीजें पढ़ाई जाए क्लास में, ताकि बच्चा इतने साल पढ़ लिख रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, जॉब के लिए, तो उसे जॉब मिलनी चाहिए। इस तरह की एजुकेशन हो जिसमें स्किल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फन एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, मजेदार और संवादात्मक कक्षाएं। टीचिंग विल बिकम मच मोर इंटरेक्टिव, वेयर क्वेश्चंस आर encouraged एंड क्लासेस आर फिल्ड विद कोलैबोरेटिव एंड एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज। तो इसका यही कहना है कि क्लासरूम में जाके बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए। और डर कब नहीं लगेगा बच्चे को, जब बच्चे को मजा आएगा। ठीक है, सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है टीचर के साथ, तो इस तरह से करिकुलम डिजाइन हो कि बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, क्लासरूम में मजा आए और कोई बच्चे को डर ना लगे। ठीक है, एग्जाम्पल, instead of reading a boring paragraph about how market works, student will set up a fake market in the classroom to buy and sell things using fake money। कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे क्लासरूम को हमें फन और लर्निंग बनाना है। कि आजकल जैसे मान लीजिए, पहले हम मार्केट के बारे में पढ़ते थे क्लास में या टेक्स्ट बुक में, तो लिखा होता था कि एक मार्केट ऐसे वर्क करता है, शॉप्स होती हैं, इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था ऐसे काम करती है। तो अब टीचर क्या करेगा कि क्लास में एक बच्चों को इकट्ठा करके एक नकली मार्केट सेट करेगा, और बच्चों को इन्वॉल्व करके उसमें इंगेज करके सिखाएगा। यही मतलब इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अभी एक बार फिर समरी देख लेते हैं हम तीनों की। 1952 का जो कमीशन था वो क्या था, कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स टू लाइफ। कि कोई भी दो सब्जेक्ट के बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में पढ़ो आप। ठीक है, ये इसका की सुझाव था। एनसीएफ 2005 क्या था, कि बच्चे का दिमाग विकसित हो, लॉजिक और साइकोलॉजी उसकी विकसित हो। ठीक है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट हो। ठीक है, और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बात कर रहा है, कि स्ट्रक्चर दिया है इसने, 10+2 को दूसरे स्ट्रक्चर में इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, और स्किल्स की बात कर रहा है ये, कि 21वीं सदी के हिसाब से आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि बच्चे को जॉब मिले ना। ये जो 5+3+3 4 इसने दिया, ठीक है, यही चीज है। तो अब कंक्लूजन में हम देख लेते हैं क्या है, कि करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप जर्नी। कि भाई करिकुलम जो डेवलप किया जाता है वो न रुकने वाला एक सफर है। आज करिकुलम डेवलप हो गया 2020 में, हो सकता है 2030 में फिर डेवलप करना पड़े, फिर 10 साल बाद करना पड़े। तो एक रेगुलर जर्नी है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, इकोनॉमी में क्या ट्रेंड है, जॉब मार्केट में क्या ट्रेंड है, उसके हिसाब से करिकुलम डिजाइन होता रहता है। ये एक नॉन स्टॉप जर्नी है। So by critically evaluating our syllabus and making reforms through NCF and NEP, we ensure that our students do not just become memory machines, but smart, creative and ready for the world citizens. तो ये जो करिकुलम्स होते हैं बार बार डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि एनसीएफ एनईपी है, ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक रटने की मेमोरी मशीन ना बने, बट बच्चे स्मार्ट बने, क्रिएटिव बने। और दुनिया को जरूरत है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की, तो वो जाके रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और सोसाइटी को एक बेहतर स्थान बनाएं। ठीक है,
तो यही चीज़ है, हमारा लेक्चर इसी के साथ हो गया है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। एक्सप्लेन द मेन डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग करिकुलम, तो वही चीज़ें हैं, आपको डिफेक्ट्स क्या थे, रोड लर्निंग है, ठीक है, रिजिड है, बुक्स पे ही ज़्यादा फोकस है, यही चीज़ें घुमा फिरा के लिखनी है। अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, व्हाट आर द मेन डिफेक्ट्स इन द प्रेजेंट मैथमेटिक्स करिकुलम, सेम चीज़ लिखनी है आपको जो ऊपर लिखी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस स्लाइड में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में जितना डिटेल में आप चीज़ें लिखते हैं कि पीछे का भी आगे का भी, और जो एक क्वेश्चन ने पूछा है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सारे पढ़ के, ये तो देखिए आपका एमडीओ 2018 में आ भी चुका है। आप प्लीज ये खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। और ये फिफ्थ वाला है, ये एनईपी के ऊपर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसी के साथ देखिए हमारा ये भी हो गया है, फोर्थ सब टॉपिक भी हो गया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमने कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ और सिक्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको ये सारे जो हमारे कमीशन हैं, जैसे ये 1952 वाला है, 2005 वाला है, सारी चीजें लिखनी है, ताकि आप बता सके कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक हम कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। ठीक है, जो पीडीएफ है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। ठीक है, सो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय।